पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के वजीर कानून का मुतनाज़ा बयान मामला, केजरीवाल ने भी किया एतराफ, कहा सोमनाथ भारती से हुई गलती। अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर किए गए धरने का किया दिफा, कहा मुल्क आइन वजीर आला को एहतजाज करने से नहीं रोकता। संजय निरुपम ने दी धमकी, कहा मुंबई में बिजली की शरहें कम नहीं की गई तो कर लेंगे खुदसोजी। डीएमके में जमहूरियत मुर्दा हो चुकी है, मुअत्तली के एक रोज बाद अलगिरी का बयान। और ऑकलैंड में हिंद न्यूजीलैंड वनडे सनसनीखेज अंदाज में हुआ टाई, सीरीज में दिलचस्पी बरकरार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ भारती के बयान के। वजीर कानून सोमनाथ भारती के मीडिया के हवाले से दिए गए मुतनाज़ा बयान को अरविंद केजरीवाल ने गलत करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि सोमनाथ भारती को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जो आरोप, मैंने वैसे का कुछ नहीं बोला। मैंने जो बोला वो सच्ची घटनाएं, 2 घटनाएं घटी, मैंने आप सबको बता दी। सोमनाथ भारती जी ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, इसे गलती हुई। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले भी उनको आगाह कर चुकी है, तो समझाइश का कुछ असर होता दिखा नहीं सर। भाई आने वाली गलती हो गई, उन्होंने थोड़ा सा सोच समझ के। अरविंद जी, दिल्ली पुलिस ने कहा है और रिक्वेस्ट, मीडिया भी इस तरह से पीछे ना पड़े। वो उनको उनकी गाड़ी नहीं चलने दे रहे थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मीडिया पर दिए अपने मुतनाज़ा बयान पर आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर कानून ने माफी मांग ली है। हालांकि पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो वो माफी मांगते हैं। आइए हम अब आपको सोमनाथ भारती के दोनों के बयान सुनाते हैं। में आपका लिस्ट कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो, बंद करिए। मैडम आप मीडिया में आरोप लगा रही हैं, आप जो 8 वीडियो कल हमने रिलीज किया उसको चलाइए 6 दिन, चलाइए 6 दिन, सब पर चलाया सर, 6 दिन आप कह रहे हैं। और जाइए खिड़की पैसे लिए आपने, हमने नहीं, मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई है अगर हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। सर, लेकिन इस तरह का कहना कहीं ना कहीं जब कुछ प्रेशर था की तरफ से, कारण क्या है कि वो जिस तरह से अब मॉर्निंग 6 to 8 में पार्क जाता हूँ, जनता से मिलता हूँ, मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, उनका नौकर हूँ। हर वक्त चेंज करना, हर वक्त हर जगह। आज मैं स्टेडियम के लिए लेट हो गया जहां जाना था, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं बहुत इतनी परेशानी हो जाती है। लेकिन वो स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। मीडिया के मित्र अच्छे मित्र हैं और उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि मेरी जो अच्छी चीजें हैं वो भी रिपोर्ट करें। तो बयान वापस लेते हैं? वो बयान तो उसका मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मीडिया के मित्र एक अच्छी स्तंभ है और मैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए कि वो एक अच्छी रिपोर्टिंग करें, देश की सेवा में लगे, मैं बिल्कुल उनके लिए अर्थक प्रयास करता रहूंगा। बयान वापस नहीं ले रहे, लेकिन जो बयान तो सही था, नहीं हमने ऐसी अगर एक्विजिशन लगी हो तो वो उससे मैं विड्रॉ करता हूं। इससे कबल सोमनाथ भारती ने दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन को निशाना बनाया था। सोमनाथ भारती ने दिल्ली खवातीन कमीशन को सियासी इदारा कह डाला। उन्होंने बरखा सिंह को कांग्रेस का रुकन बताया। महिला आयोग में भी आपका सही है? महिला आयोग का बर्ताव सही है? महिला आयोग पॉलिटिकल है। बरखा सिंह कांग्रेस जी
बखरा सिंह जी कांग्रेस की मेंबर हैं, तो पॉलिटिकल है। मैंने आज तक इतनी एक्सपीड तो नहीं देखी। लेकिन आपको कुछ भी किया वो पॉलिटिकल है। भाई उनको तो खुद रिजाइन कर देना चाहिए था जब उनको सरकार चली गई तो। लेकिन कल आप नहीं पहुंचे उनके पास। आज जाएंगे सर। आज जाएंगे सर। क्या सवाल है। उधर बरखा सिंह का कहना है कि वो अपना फर्ज निभा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे कमीशन में जो भी कंप्लेन आती है, आज तक जितनी भी कंप्लेन आई है, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, हम लोगों ने अपना काम किया है और इसमें कोई भी पॉलिटिक्स जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सरकार नहीं रही तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफा दे दे? क्या किया है मैंने जो इस्तीफा दे दे? और किस बेस पे इस्तीफा मांग रहे हैं वो हमारा, ये बताइए आप। हम काम कर रहे हैं, कोई बात बताए ना, क्या मैंने गलत क्या किया है जो इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए जो औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। उनका वकील आके कल जिस तरह से उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, सबने देखा है। तो वो इस लायक है क्या पद पे रहने के लायक? उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं? कहीं ना कहीं ऑफेंसिव ले रहे हैं जिस तरह के एक्शंस आप ले रहे हैं। आपने समन के लिए कहा था उनको कि आए, फिर भी देखिए, ऐसा है, वो गिल्ट है, उनके मन में चोर है, इसलिए वो फालतू की बातें कर रहे हैं। और हमेशा ये लोग फालतू की बातें करते रहते हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। और क्यों इस्तीफा दें? हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मैंने इतने दिनों काम किया है और काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन पर लगाए गए इल्जाम को गलत करार दिया है। लॉ मिनिस्टर बार बार नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पॉलिटिकल इंसान हो सकता है, संस्था पॉलिटिकल नहीं हो सकती। एनसीडब्ल्यू हो चाहे दिल्ली कमीशन फॉर विमेन हो, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशन का आदर करना चाहिए, संस्था का आदर करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए लॉ मिनिस्टर को, और उन्हें वहां जाना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। सी, नो वन कैन डिफेम अ पर्सन अनलेस ही or she acts otherwise. So blaming media or any other politicians for defaming him is a lame excuse. उधर बीजेपी का कहना है कि सोमनाथ भारती बौखलाहट में इस तरह के बयानात दे रहे हैं। सोमनाथ भारती विवादों के अंदर घिरे हुए हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। जो मीडिया ने उनको इतना कवरेज दी और इतना सराहा, आज अगर वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और मीडिया उनको एक्सपोज कर रहा है या उनके बारे में बता रहा है, उस समय ये शब्द कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको कितने पैसे दिए हैं, वो ये आरोप नरेंद्र मोदी जी पे नहीं लगा रहे, ये आरोप वो मीडिया पे लगा रहे हैं। जी, सोमनाथ भारती को जिनको कोर्ट में खींचना हो तो खींचो ना। ये हम तो खुद कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपना फैसला कराते। राष्ट्रीय महिला आयोग में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, पतंग उड़ाने के लिए उनके पास समय है, बिजली पानी की समस्याएं हल करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास समय नहीं है, रेल भवन में धरना लगाने के लिए उनके पास समय है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता कि उनको करना चाहिए। उन्होंने लोगों को विश्वास को तोड़ा है और इस समय उनको जवाब देना पड़ेगा। जितने विवादों के अंदर वो घिरे हैं उसमें क्यों सत्ता से वो चिपके रहने चाहते हैं। जी, यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप आ गया जी तो तुरंत उसको इस्तीफा देना पड़ेगा जी, पर अब ये खास हो गए हैं इसलिए उसकी वो चिंता नहीं कर रहे। ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की है। ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी के लोगों को सोचना होगा कि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डिमोलिश करने के सेंटेंसेस कहना उनके लिए कितना घातक होगा। इसलिए नहीं कि कोई मीडिया रिटेलिएट करेगा, बल्कि इसलिए कि पब्लिक इन चीजों को लाइक नहीं करती जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करते हैं। इस तरह के आरोप जिसका कोई बुनियाद नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन का ही एक द्योतक है। और ये फ्रस्ट्रेशन मैं ये मानता हूं कि एक इंडिविजुअल का होगा, पार्टी का ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इस तरह के स्टेटमेंट्स को ये मानता है कि ये अनवांटेड है, अनवेरिफाइड है और लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और हम ये अपील करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस तरह के मीडिया पे जो
आरोप लगाते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के आरोप हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं और जनरलाइज नेचर के हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के मामले पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। युगांडा के खातून के वकील का कहना है कि मुतासरा खातून ने मुलजमीन की शिनाख्त कर ली है, ताहम अर्जदाश्त में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का नाम शामिल नहीं है। इस केस में कि जो जिन्होंने हाउस में उन्होंने ट्रेसपास किया था और मोलेस्टेशन की थी, उनको आइडेंटिफाई कर सकती है और उन्होंने बाद में बाइक देखी है टीवी पे और काफी लोग जो उसमें दिखाए गए उनमें से वो आइडेंटिफाई कर सकते, वो वही लोग हैं जिन्होंने ये ऑफेंस किया है। अब इसमें आज उन्होंने नाम, इसमें अपनी जो पिटीशन है उसमें नाम किसी का मेंशन नहीं है, अननोन पर्सन के नाम से है, पर जो टीवी पे बाइक मीडिया ने दिखाई है वे वही लोग थे जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर किए गए अपने धरने का दिफा किया है। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क आइन किसी वजीर आला को एहतजाज या धरना करने से नहीं रोकता। वाज़ेह है कि दिल्ली के रेल भवन के रूबरू एहतजाज की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों का सामना करना पड़ा था। मैं बार बार कहता रहा हूं जी, हम लोग कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, इस देश को आम आदमी को वापस सौंपने के लिए आए हैं। अभी तक इस देश को एक आम आदमी इस देश का मालिक है ना, लेकिन पिछले 65 साल में आम आदमी को नौकर बना के रख दिया, मंत्री सारे मालिक बन गए, अब आम आदमी को वापस मालिक बनाना। आइए नाज़रीन, आज की कई बड़ी खबरों पर और दिल्ली के सियासी मंजरनामे पर या आम आदमी पार्टी की जो सियासी मंजरनामा है उस पर तजिया के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब रास्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुर्बान अली साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी का जो सियासी मंजरनामा आजकल चल रहा है उस पर सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल का आपसे थोड़ी देर पहले बयान आया कि एक वजीर आला को आइन में धरना देने के लिए आइन में भी किसी तरह की कोई रोक की कोई बात नहीं की गई, यानी कि एक वजीर आला धरना दे सकता है और अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने वही बात दोहराई है जो पिछले एक हफ्ते से वो दोहरा रहे थे और वो इस बात पर बजिद हैं कि उन्हें धरना देने से, मुजाहरा करने से कोई रोक नहीं सकता जी। लेकिन अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त ज़ेर समाअत है और जिसमें नोटिस जारी किए गए हैं और पुलिस के ऊपर कामकाज पे खासी नुक्ताचीनी की गई है अदालत की तरफ से और ये कहा गया है कि उसने अपना काम ठीक ढंग से अंजाम क्यों नहीं दिया। यानी जिस वक्त दफा 144 लगी हुई थी रेल भवन और उसके आसपास, तो उन्होंने वहां वजीर आला अरविंद केजरीवाल को क्यों जाने दिया और उन्हें क्यों धरना देने दिया और इस काम से रोका क्यों नहीं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपना दिफा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, आज उन्होंने दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पे जो तकरीबात थी उनसे खिताब किया और उस पे इस मौके पे एक लंबी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने आइन पढ़ा है, आइन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई मुजाहरा करने से, धरना देने से उन्हें रोक सकता है जी। तो एक तरह से अपनी बात को मनवाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो जब हलफ लेते हैं कोई भी वजीर या वजीर आला या वजीर आजम, उसमें पहला जुमला होता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी मैं आइन के तय पूरी तरह से अकीदतमंद हूं और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। वही आइन उन्हें रोकता है एक दफा 144 के तहत कि वो उस धरने में शामिल ना हो। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद ही ये आया हो पाएगा कि इस मामले में कानूनी रुख क्या होगा और इसी से ये नज़ीर कायम होगी कि क्या कोई वजीर आला या वजीर आजम या उसकी काबीना का कोई मेंबर इस तरह के धरने दे सकता है, इस तरह के मुजाहरे कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी और उनके वजीर अभी बजिद है कि जो कुछ उन्होंने किया वो सही था और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है।
जी कुर्बान अली साहब, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के जो अवाम थे उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो धरना किया था, दिल्ली के अवाम हो, जो अपोजिशन पार्टियां हो या मीडिया, हर तरफ से इस धरने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तनकीदें की गई थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अपनी सफाई पेश करने के लिए उन्होंने ये आइन वाला बयान दिया है। जी हाँ, क्योंकि काफी तनकीद हुई उनके इस काम की और जिस तरीके से किया गया वो बहुत बैड टेस्ट में था, उसे लोगों ने पसंद नहीं किया। और ये सबको मालूम है कि दिल्ली में आज से नहीं, गुज़िश्ता 65 बरसों से जब से मुल्क आजाद हुआ है, दिल्ली में पुलिस रियासती हुकूमत के तय काम नहीं करती और उसे चूंकि मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल नहीं है, ये एक वजह है। उस सिलसिले में वो हुकूमत के साथ खतो किताबत करते, कोई और तरीक़ेकार अपनाते, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया उससे आम लोगों को परेशानी हुई, सड़कें बंद हुई और फिर ये कि धक्का मुक्की के वाकयात हुए, वायलेंस भी हुआ, कहीं पुलिस को अपना ज्यादा बल का इस्तेमाल करना पड़ा और ताकत का मुजाहरा करना पड़ा। कई वर्कर्स भी आम आदमी पार्टी के जख्मी हुए और उन्होंने भी पुलिस वालों पर जख्मी किया। तो इस तरह की नाजेबा हरकतें हुई जिन्हें पसंद नहीं किया गया। और ये देखिए, जो आईनी सूरत हाल होती है वो ये रिवायतों पे चला करती है। बरतानिया जहां से हमने ये आइन लिया है वहां आज भी लिखा हुआ कानून नहीं, आइन नहीं है, लेकिन वो रिवायतों पे चलता है। छोटी सी एक सिल्वर लाइनिंग है और अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो फिर वो एक तो हुकूमत का इकबाल खत्म हो जाता है और एक गलत नजीर आती है सामने कि साहब इस तरीके को मनवाएं और फिर ये कि उस पर अपना एक अफसोस का इजहार करने के बजाय आप अपनी गलत तस्लीम भी करते हैं और बज़िद भी हैं कि हम इसको नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले में कोई फुल स्टॉप लग पाएगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है आज भी, दिल्ली के वजीर सोमनाथ भारती ने जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया मीडिया के ताल्लुक से और फिर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को उस पर अफसोस का इजहार करना पड़ा, तो ये कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं हो रही हैं। जी कुर्बान अली साहब, जैसा कि आपने बात की सोमनाथ भारती के बयान की, जो उन्होंने आज मीडिया को लेकर जो बयान दिया था, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आए दिन बयानात आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी सियासत में नातजुर्बेकारी की वजह से इस तरह के ये बयानात सामने आ रहे हैं? नातजुर्बेकारी तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी इस नातजुर्बेकारी को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं और ये नए तरीके की सियासी कल्चर का ये इजाद किया है और हम इस मुल्क को एक नया सियासी फलसफा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी जबान इतनी फिसल रही है कि आज कैमरामैन ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आज वो जाएंगे, एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या वो जो दिल्ली का विमेंस कमीशन है उसके सामने जाएंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने सवाल कर दिए और फिर बाद में माफी मांगी कि साहब आपकी अगर भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और खुद वजीर आला ने भी इस पे अफसोस का इजहार किया। लेकिन वो ऐसी जबान बोल क्यों रहे? इससे पहले एक हफ्ते पहले जब ये कजिया शुरू हुआ था, ये टकराव शुरू हुआ था दिल्ली हुकूमत में और दिल्ली पुलिस में, उस वक्त भी कुछ इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू की गई थी पुलिस वालों के साथ सोमनाथ भारती की, कि जिससे तनाजा पैदा हुआ। और आज भी वो अपनी जबान पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि 2 रोज कबल ही, यानी परसों, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें उनके ऊपर सख्त तनकीद की गई थी कि वो सोच समझ के बोले, कोई इस तरह की जबान का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे लोगों को जद पहुंचती हो या जिसे नाजेबा गुफ्तगू तस्वुर किया जाता हो। लेकिन वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और मजेदार बात यह है कि वो अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जी कुर्बानी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के लीडरान इसी तरह से मुस्तकबिल में बयानात देते रहे, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को लेकर नाजिबा बयान दिया इस तरह, और इससे पहले उन्होंने कुछ अपोजिशन लीडरान को लेकर नाजिबा बयानात दिए थे, आपको क्या लगता है कि अगर मुस्तकबिल में भी इन्होंने अगर अभी सीख नहीं ली और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के बयानात जारी रहे तो आम आदमी पार्टी की साख पे भी असर पड़ेगा?
यकीनन पड़ेगा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और पड़ रहा है, और उनकी जो मकबूलियत है उसमें कमी आ रही है। अब आप देखिए कि कल ही एक जरा सी बात हुई कि एक वीडियो आया और उसमें 3 पुलिस वाले एक शख्स को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसके बाद उन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर इस अंदाज में बातें आप रखी जाएं, देखिए ये बात सही है कि दिल्ली में पुलिस का निजाम सही नहीं है, पुलिस के ऊपर बदनवानियों के भी इल्जामात हैं, रिश्वत लेने के भी इल्जामात हैं, और ये कि यहाँ आबरूरेजी के भी वाकयात हो रहे हैं। आपको मालूम है कि 1 साल पहले जो हंगामा हुआ था दिल्ली में निर्भया के साथ, और उसके बाद से एक नया कानून आया, उसके बावजूद उन वाकयात में कोई कमी नहीं आई है। ताहम ये कि उस पर एहतजाज करने का ये तरीका नहीं होता। अगर आम आदमी पार्टी के कारकुन और वजीर और खुद वजीर आला अगर एक मुहज़्ज़ब जबान में अपनी बात रखें और ये कहें कि साहब देखिए ये हो रहा है, तो उन्हें मीडिया की भी हमदर्दी हासिल होगी, अवाम की भी हमदर्दी हासिल होगी, और उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा। लेकिन वो लग ये रहा है कि हुकूमत आने के बाद एक तो तजर्बेकारी है, और दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ जाकर के अगर वो सियासत करेंगे और इस तरह का दिखावा करेंगे तो शायद आम आदमी से वो ज्यादा जोड़ पाएंगे और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, और इसका खातिर ख्वाह फायदा उन्हें आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में होगा जो 3-4 माह बाद ही होने हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के वाकयात ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो मकबूलियत अवाम में थी और मीडिया का जो नजरिया था उसमें बड़ी तब्दीली आई है, और वो मीडिया तो काफी हद तक हॉस्टाइल हो रहा है और अवाम भी इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जी कुर्बानी साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने भी ये जो आज बयानात आए हैं या इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल के बयान आए या सोमनाथ भारती की तरफ से नाजेबा रिमार्क्स किए गए, इनको लेकर अपोजिशन ने भी चुटकी ली है आम आदमी पार्टी की, और उसने कहा है कि ये अनगाइडेड मिसाइल हैं आम आदमी पार्टी की? जाहिर है, देखिए वो तो इंतजार में है। एक बात तो देखिए मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने जो एक नई सियासत का आगाज किया इस मुल्क में, वो उससे जो इस्टेब्लिश सियासी जमातें हैं उनको तकलीफ हो रही है। उनमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, और कई इलाकाई या छोटी जमातें भी शामिल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो एक मुजव्वज़ा तरीका चला आ रहा था आम आदमी पार्टी ने उसको खत्म कर दिया। दूसरी एक और चीज है कि हर सियासी जमात पे ये जो खानदानी तरीके से सियासत करने का जो एक सिलसिला बन गया है कि हर जमात अपनी खानदान परवरी कर रही है। बाप होता है वजीर, फिर उसका बेटा भी होता है, बाप MP होता है, उसका बेटा भी MP MLA होता है। तो इस निजाम के खिलाफ ये एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उन लोगों को खासी तकलीफ हो रही है कि जिनसे कि आम आदमी पार्टी के आ जाने से जिनके अपने विकार को और अपने वजूद को खतरा लाहक हो गया, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो इस जमात को, इस पार्टी को, इन लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा सके। जी कुर्बानी साहब, आपको क्या लगता है, अक्सर ये देखा जाता है जब से आम आदमी पार्टी इख्तिदार में आई है, इनके कई लीडरों ने, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, विश्वास हो या खुद केजरीवाल हो, इन्होंने नाजेबा रिमार्क्स किए हैं और उल्टे सीधे बयानात दिए, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब उस पर काफी वावेला होती है तो उसके बाद ये अपने बयानात को वापस ले लेते हैं या फिर उस पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए उस पर कार्रवाई करने की तो मामला बिल्कुल सिफर है, यानी कार्रवाई किसी पर अभी तक नहीं की गई। जी हाँ, वो मुझे लगता यह है कि इन सारी बातों से कोई सीख उन्होंने हासिल नहीं की है, कोई सबक हासिल नहीं किया है, और उनकी इमेज बहुत जल्दी एक माफी मांगने वाली पार्टी के तौर पे बनने वाली है, क्योंकि हर मामले पे वो माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही उसके साथ अगर मगर लगा करके इस तरह की बातें करते हैं। यही बात कुमार विश्वास के बारे में हुई कि वो भी कहते हैं कि साहब अगर आपके जज्बात को ठेस पहुंची हो, अगर आपके जज्बात मजरूह हुए हो तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा इरादा ये नहीं था। तो ये जो लेकिन और अगर मगर लगाते हैं वो जो माफी भी मांगते हैं उसकी भी वो वक्त खत्म हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि उनके बारे में यही तस्वुर किया जाता है कि ये बड़े गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं, इनको ना तो सियासत आती है और न कम से कम आपसी रवादारी में इनका कोई यकीन है।
जी कुर्बान अली साहब, ये मामला तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का और उनके लीडरान के जो नाजिबा बयानात थे उनको लेकर हम आपसे बात कर रहे थे। आज खबर यह है कि कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी एक मीटिंग करने वाली हैं जिसमें वो राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार का इंतखाब, यानी कि राज्यसभा के लिए जिन उम्मीदवारों को सामने लाया जाएगा उनके इंतखाब को लेकर एक मीटिंग करने वाले। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये एक खासा मसला बन गया है कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के लिए और इसीलिए उन्होंने आज एक मीटिंग तलब की है अपने जनरल सेक्रेटरीज की और शायद देर रात तक या कल सुबह तक भी हो सकता है कि इस बारे में हतमी तौर पर कोई फैसला लिया जाए। जो इत्तलात मिल रही है जराये के मुताबिक वो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो दो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक तो मोतीलाल वोरा जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलनी तय है तो वो शायद उनको मिल जाए क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हैं और अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। और दूसरे लीडर हैं मुरली देवड़ा साहब जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उनके बेटे मिलिंद देवड़ा मरकजी हुकूमत में वजीर हैं और मुंबई से लोकसभा के मेंबर भी हैं, तो शायद उनकी भी नामजदगी हो जाए। लेकिन एक जो सबसे अहम नाम आ रहा था, शीला दीक्षित जो दिल्ली की वजीर आला रही 15 बरस तक, जो उनको हरियाणा या हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, उनकी काफी मुखालफत हो रही है। पार्टी जराये का ये कहना है कि उनका नॉमिनेशन हो पाना आसान नहीं हो रहा है। तो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को इन इंतखाबात में मिलनी है और फेहरिस्त लंबी है, उम्मीदवार काफी है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये दिक्कत आ रही है, उसने भी कल कुछ अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था लेकिन अभी भी महाराष्ट्र और कई दीगर रियासतों में उसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो ये जहां एक तरफ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द है राज्यसभा नॉमिनेशन का मामला, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी भी इस बहरान से दो चार। जी कुर्बान अली साहब, जैसा कि आपने कहा कि राज्यसभा के लिए जो नाम हो सकते हैं उनकी फहरिस्त काफी तवील है, जानना चाहेंगे कि इस फहरिस्त में क्या मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा तो नाम नहीं है लेकिन एक नाम हमीद दलवाई का है जो कि रियासत महाराष्ट्र से आते हैं और जो रिटायर होने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो 2 उम्मीदवार महाराष्ट्र से आएंगे, यानी एक तो मुरली देवड़ा का नाम तकरीबन तय हो चुका है और दूसरा हमीद दलवाई साहब का, तो शायद हमीद दलवाई साहब को दोबारा नॉमिनेशन मिल जाए। इसके अलावा किसी और रियासत से कोई मुसलमान या अक़लियती तबके का कोई शख्स आ सकेगा, इसके इम्कानात बहुत कम है। लेकिन अब जब राहुल गांधी की तरफ से ऐलान होगा उम्मीदवारों का तभी ये वाज़ेह हो पाएगा कि किसे टिकट मिला, लेकिन फिलहाल हमीद दलवाई के अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। यानी कुर्बान अली साहब, ये फहरिस्त मुरत्तब होने के बाद ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से दिग्गज लीडर हैं जिन्हें लोकसभा में मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि राज्यसभा तो आप जानते हैं कि 6 साल के लिए होता है और फिक्स टर्म होता है। उससे पहले वो अगर खुद ही चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, उसे हटाया नहीं जा सकता जी। और ये भी है कि जो जाहिर है कि जो राज्यसभा में जाएगा वो चूंकि 3 महीने बाद इलेक्शन होने लोकसभा के, तो उसे लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि कुछ ऐसे लोग जिनका राज्यसभा में टर्म 2 साल का या 4 साल का है या उससे कम है, उनके इंतखाबात लड़ने के इम्कानात ज्यादा हैं। लेकिन आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में अब माना यह जा रहा है कि अपनी ताकत पे या पार्टी के बलबूते पे जीतने वालों की तादाद बहुत कम होती चली जा रही है। और जो रुझान आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी को 100 नशिस्तें भी हासिल ना हो सके। तो वैसे में लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले और जीतने वालों की तादाद काफी कम होती जा रही है। जी कुर्बान अली साहब, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जैसे कि बार बार बयान आता है कि वो लोकसभा इंतखाबात में नौजवान चेहरों को सामने लाएंगे, अब जबकि राज्यसभा के इंतखाबात भी सामने है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सीनियर लीडरान पार्टी के हैं उन्हें वो राज्यसभा में भेजेंगे और नौजवान चेहरों को और नए चेहरों को वो लोकसभा इंतखाबात में मौका दे सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में गुज़िश्ता 20 बरस में मैं ये देख रहा हूं कि आमतौर पे जो लोग पार्लियामानी इंतखाबात नहीं जीत पाते तो वो राज्यसभा में जाने की
जुगाड़ में लग जाते हैं जी। और इसकी कई नजीरें हैं। अर्जुन सिंह इसमें एक नाम आया था, उनको भी फिर राज्यसभा में भेजा गया। आज आप बात करें जो भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अहमद